गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ राजकुमार, पीजीटी इकोनॉमिक्स, केंद्रीय विद्यालय गाजियाबाद. नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट. द वेटेज ऑफ दिस यूनिट इज़ 10 मार्क्स इन सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम. आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को स्टडी करेंगे. नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर और जीडीपी एंड वेलफेयर. तो हम पहले टॉपिक को चालू करते हैं, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी. नॉमिनल जीडीपी इज़ मेजर्ड एट करंट ईयर प्राइस. इसका मतलब नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए करंट ईयर आउटपुट को करंट ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाता है. सिंस दिस एग्रीगेट मेजर्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट करंट ईयर प्राइस, जीडीपी विल चेंज व्हेन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट change or price change or both, when both change. तो ये जो जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी है, वो करंट ईयर प्राइस पर मेज़र किया जाता है. इसीलिए करंट जो नॉमिनल जीडीपी है वो चेंज हो सकता है जब आपका वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यानी प्रोडक्शन चेंज होता है, या फिर जब प्राइस चेंज होते हैं, या दोनों प्रोडक्शन एंड प्राइस दोनों में अगर चेंज आता है तो भी आपका नॉमिनल जीडीपी चेंज हो सकता है. इसीलिए नॉमिनल जीडीपी में जब चेंज होता है तो वो रियल लेवल ऑफ इनकम को इकोनॉमी में इंडिकेट नहीं करता और इसे इट इज़ नॉट कंसिडर एज अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. रियल जीडीपी इज़ मेजर्ड एट बेस ईयर प्राइस या कांस्टेंट प्राइस. तो रियल जीडीपी निकालने के लिए क्या करते हैं कि करंट ईयर आउटपुट को किसी भी बेस ईयर प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है. अंडर रियल जीडीपी, वैल्यू इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ प्राइस प्रिवेलिंग इन द बेस ईयर. यानी रियल जीडीपी में जो वैल्यूज़ हैं, रियल जीडीपी की जो वैल्यूज़ होती है वो किसी बेस ईयर या प्रीवियस ईयर के प्राइस पर एक्सप्रेस की जाती है. दिस मेजर्स टेक ओनली क्वांटिटी चेंजेस. इसमें क्या होता है कि जब बेस ईयर में प्राइस को कांस्टेंट माना जाता है, यानी जो प्राइस है वो बेस ईयर का होता है, इसलिए वो कांस्टेंट होता है. इसीलिए अगर रियल जीडीपी में चेंज होता है तो इट मीन्स देयर इज़ द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. रियल जीडीपी इज़ एन इंडिकेटर ऑफ रियल इनकम लेवल इन द इकोनॉमी. यानी रियल जीडीपी इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब रियल इनकम इन द इकोनॉमी वो चेंज होती है या इंक्रीज़ होती है. अगर मान लो रियल जीडीपी इंक्रीज़ होता है तो उसका मतलब रियल नेशनल इनकम या रियल जो जीडीपी है उसके साथ में रियल कंट्री की इनकम इंक्रीज़ हो रही है, मतलब गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है. जीडीपी डिफ्लेटर जो है, इट इज़ द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी. इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्राइस इंडेक्स. यानी रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के रेशियो को ही हम यहाँ पर जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं. तो द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी इज़ वेल नोन प्राइस इंडेक्स आर आल्सो कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर. तो जीडीपी डिफ्लेटर का एक सिंपल सा फार्मूला, 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं इस पर बेस्ड, नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी. कई बार क्या होता है कि जीडीपी डिफ्लेटर जो है या प्राइस इंडेक्स को हम परसेंटेज में भी शो करते हैं. तो जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इंटू 100. इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकते हैं. तो एक क्वेश्चन लेते हैं. सपोज नॉमिनल जीडीपी इज़ 288 एंड प्राइस इंडेक्स इज़ 120, कैलकुलेट रियल जीडीपी. रियल जीडीपी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100. उसी पहले वाले फार्मूले से डेराइव हो जाएगा फार्मूला रियल जीडीपी का. तो रियल जीडीपी बराबर नॉमिनल जीडीपी है आपके पास 288 अपॉन प्राइस इंडेक्स है 120 मल्टीप्लाई बाय 100. तो इस तरह आंसर 240 आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2, सपोज रियल जीडीपी इज़ 4000 करोड़ एंड प्राइस इंडेक्स इज़ 110 यानी 110, कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी.
अब नॉमिनल जीडीपी के लिए फॉर्मूला मॉडिफाई करेंगे तो हो जाएगा रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाई प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। तो रियल जीडीपी 400 है, मल्टीप्लाई बाई प्राइस इंडेक्स 110 यानी 110 अपॉन 100। आंसर कैलकुलेट करेंगे 4400। नाउ जीडीपी एंड वेलफेयर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें, इज जीडीपी अ परफेक्ट इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ अ कंट्री। नॉर्मली कंसीडर किया जाता है कि अगर किसी कंट्री का जीडीपी इंक्रीज़ हो रहा है तो वहाँ लोगों के वेलफेयर भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन ये बात हमेशा जो है करेक्ट नहीं मानी जा सकती। जीडीपी की कुछ लिमिटेशंस हैं, तो रीड करते हैं। जनरली इट इज़ कंसिडर दैट एन इंक्रीज इन द जीडीपी ऑफ अ कंट्री एंश्योर इंक्रीज इन द वेलफेयर ऑफ द people of the country. However, this may not always be correct. Following are some of the limitations of using GDP and index of welfare of country. अब इसकी कुछ limitations हैं। नंबर 1, distribution of GDP. नंबर 2, non-monetary exchanges. नंबर 3, externalities. नंबर 4, composition of GDP. हम इन सारी लिमिटेशन को अलग अलग स्लाइड्स में स्टडी करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, इफ द जीडीपी ऑफ द कंट्री इज राइजिंग द वेलफेयर ऑफ पीपल मे नॉट इंक्रीजेस इफ देयर इज इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। इंक्रीज इन इनइक्वालिटीज मीन्स दैट रिच बिकम रिचर एंड पुअर बिकम पुअरर। इस पूरे पैरा में ये बताया गया है कि अगर आपका जीडीपी राइज हो रहा है कंट्री का, तो ये कई बार ऐसा होता है कि जीडीपी राइज भी हो रहा है बट लोगों का वेलफेयर राइज नहीं होगा अगर जीडीपी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। इसका मतलब अगर इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम एंड वेल्थ इंक्रीज होती है तो ऐसी सिचुएशन में रिच बिकम रिचर एंड पुअर बिकम पुअरर। सिंस यूटिलिटी ऑफ मनी, जैसा कि हम जानते हैं यूटिलिटी ऑफ मनी जो है पुअर पर्सन के लिए बहुत हाई होती है और रिच पर्सन के लिए काफ़ी लो होती है। और इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इज़ नॉट यूनिफॉर्म नहीं है, आपका जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, तो इनइक्वालिटीज़ मे नॉट लीड टू इंक्रीज इन द वेलफेयर ऑफ द एंटायर कंट्रीज पीपल। यानी इससे जो कंट्री का जो टोटल वेलफेयर है वो इंक्रीज़ नहीं होगा, एंटायर पीपल का वेलफेयर इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि जिसके लिए यूटिलिटी मनी की ज़्यादा है पुअर, उसको कम पोर्शन जीडीपी का मिल रहा है, और जिसके लिए यूटिलिटी मनी की कम है रिच सेक्शन, उसको जीडीपी का ज़्यादा पोर्शन मिल रहा है। तो इस तरह जीडीपी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना ज़रूरी है अगर वेलफेयर इंक्रीज़ करना है तो। नेक्स्ट, नॉन monetary exchanges. Non-monetary exchanges are those activities in an economy which cannot be evaluated in terms of money due to non-availability of data. Non-monetary exchanges वो सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि कंट्री में हम मनी में उसका डाटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम उसे जो है कैलकुलेट नहीं कर पाते। जैसे डोमेस्टिक सर्विसेज हो गई, हाउस वाइफ्स या फैमिली मेम्बर्स बहुत सारी डोमेस्टिक सर्विसेज देते हैं, या बहुत सारे लोग हॉबी के तौर पर पेंटिंग करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, या बहुत सारी हॉबीज़ एक्टिविटी वाली करते हैं, बट दीज एक्टिविटीज़ आर नॉट पेड इन टर्म ऑफ मनी, सो वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सच एक्टिविटीज़। तो ये एक्टिविटीज़ के एग्जैक्ट अमाउंट नहीं कैलकुलेट हो पाते। सिमिलरली हमारी कंट्री में एक बाटा सिस्टम भी देखने को मिलते हैं, बार्टर एक्सचेंजेस, जिसमें गुड्स को गुड्स से ही एक्सचेंज किया जाता है, और ऐसे एक्सचेंजेस बिना मनी के पॉसिबल होते हैं और बिना मनी के ही किए जाते हैं। यानी कि इसमें एक जो परचेज़ करने वाला है गुड्स को, वो दूसरी गुड्स की पेमेंट गुड्स में ही करता है। या सर्विसेज भी एक्सचेंज होती हैं विलेजेस में, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, बट ये सारी जो एक्सचेंजेस हैं बिना मनी के की जाती हैं, इसीलिए इसका एक्चुअल एस्टिमेशन करना पॉसिबल नहीं है। और लेकिन दीज एक्टिविटीज़ टू कंट्रीब्यूट टू वेलफेयर ऑफ द पीपल, लेकिन ये सारे नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस हमारी कंट्री के वेलफेयर को इंक्रीज़ करते हैं।
सिंस जीडीपी डज नॉट अकाउंट फॉर सच एक्टिविटीज़, जो नॉन मॉनेटरिकल एक्सचेंजेस हैं वो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होते हैं। इट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी इन द इकॉनमी। ये एक मेन कारण है कि हमारा जो जीडीपी है वो हमारा अंडर एस्टिमेट होता है। एज अ रिजल्ट वेलफेयर ऑफ द पीपल इज़ आल्सो अंडर एस्टिमेटेड। नंबर 3 एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती हैं? इट रेफर्स द हार्म्स और बेनिफिट्स ऑफ फर्म और एन इंडिविजुअल कॉस्ट टू अनदर फॉर विच दे आर नॉट पेनलाइज्ड और पेड। यानी एक्सटर्नलिटीज़ वो सारे हार्म्स और बेनिफिट्स हैं जो एक फर्म को दूसरे या एक व्यक्ति को दूसरे के कारण होते हैं, लेकिन ना तो उसके लिए कोई पेनलाइज किया जाता है और ना ही कभी कोई पेमेंट की जाती है। जैसे मान लीजिए आपके घर के पास में कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं के कारण लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम होती है, तो इसे बोलेंगे नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। लेकिन इसके लिए फर्म को कोई पेनलाइज्ड नहीं किया जाता। तो एक्सटर्नलिटीज़ रेफर टू द हार्म्स और बेनिफिट्स अ फर्म और एन इंडिविजुअल कॉज टू अनदर फॉर विच दे आर नॉट पेनलाइज्ड और नॉट पेड। अब एक्सटर्नलिटी को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी एंड पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का मतलब है हार्म्स। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी रेफर्स द हार्म्स टू हार्म्स ऑफ अ फर्म और एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, ठीक है, फॉर दैट द पर्सन इज़ नॉट पेनलाइज्ड। यानी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी वो सभी हार्म्स हैं किसी भी व्यक्ति या किसी भी फर्म को जिसके लिए जो प्रोडक्शन एक्टिविटी करने वाली फर्म है उसे पेनलाइज्ड नहीं किया जाता। हैंस देयर वेलफेयर विल फॉल। हालांकि इससे हमारा वेलफेयर कम होता है। जैसे मान लीजिए फैक्ट्री है और 500 करोड़ रुपीस का प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन उसकी वजह से लोगों को हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं और लगभग 50 करोड़ रुपीस का एक्सपेंडिचर लोगों का हेल्थ पर इंक्रीज़ हो गया है, बट उसे जो है कंपनी से नहीं वसूला जा रहा, नहीं पेनलाइज किया जा रहा, तो ऐसे में वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है। और इससे क्या होता है कि 500 करोड़ रुपीस आपके जीडीपी में इंक्लूड होगा, बट वो जो 50 करोड़ रुपीस प्रोडक्शन के कारण आपके हेल्थ इश्यूज़ में इंक्रीज़ हुआ उसको माइनस नहीं किया जाता। तो इसी वजह से हमारा जीडीपी जो है वो ओवर एस्टिमेटेड होता है। तो अब पढ़ेंगे दोबारा से। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी में कॉज harm to the people, hence their welfare will fall. However, GDP does not account for such negative externality. Thus, people overestimate the actual welfare. इसमें actual welfare आपका overestimate होता है। Positive externality, it refers the benefits during the production of a commodity which are not paid. यानी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी में वो सभी बेनिफिट्स आते हैं जो किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के टाइम पर सोसाइटी को, इंडिविजुअल पीपल को या एक फर्म को होते हैं, लेकिन उसके लिए वो कोई भी पेमेंट नहीं करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इसे जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते हैं, इसलिए हमारा जीडीपी अंडर एस्टिमेटेड होता है। तो इसको समझेंगे। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ इंक्रीज वेलफेयर ऑफ पीपल और जनरल पब्लिक। However, GDP does not account for such positive externalities. Thus, GDP is an index under estimated welfare. कहने का मतलब है, यहाँ एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके घर के पास बहुत बड़ा पार्क बनता है और बहुत बड़ा पार्क बनने की वजह से जो है वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। आपको इसका बेनिफिट होगा हेल्थ बेनिफिट, कि वहाँ ऑक्सीजन मिलने चालू हो जाएगी और वहाँ आसपास में जो पार्क बनने की वजह से लोग घूमने आएंगे, तो इस वजह से कई लोग अपना जो है इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्री नहीं कह सकते, शॉप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जूस की शॉप स्टार्ट कर ली तो उन्हें बेनिफिट हो गया। इसके अलावा जो वहाँ के सराउंडिंग के लोग हैं वो पार्क में जा सकते हैं और उनको हेल्थ बेनिफिट्स होंगे और उनके लिए वो कोई पेमेंट भी नहीं देते। जैसे ओपन जिम,
गवर्नमेंट ने मान लीजिए पार्क में ओपन जिम लगा दी, तो ओपन जिम में जाकर एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, और लेकिन उसके लिए कोई डायरेक्ट पेमेंट नहीं दी जाती है, तो इसे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी माना जाएगा। तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी में क्या होता है, लोगों का वेलफेयर तो इंक्रीज़ होता है, बट पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी को हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते, और जबकि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी की वजह से वेलफेयर इंक्रीज़ होता है। तो दस जीडीपी इज़ एन इंडेक्स अंडर एस्टिमेटेड वेलफेयर। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी में हमारा जीडीपी अंडर एस्टिमेटेड होगा, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी में हमारा जीडीपी ओवर एस्टिमेटेड होगा। तो लास्ट, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, इफ़ द प्रोडक्शन ऑफ टबैको प्रोडक्ट, लिकर एसेट्रा increases in the country, GDP will increase since it is counted in GDP. However, these harmful goods adversely affected health of the people. अगर मान लीजिए एक कंट्री का जो प्रोडक्शन है वो टबैको लिकर की वजह से इंक्रीज़ होता है, तो आपका जीडीपी भी इंक्रीज़ होगा, लेकिन ये हार्मफुल गुड्स के प्रोडक्शन की वजह से ये सोसाइटी की हेल्थ, लोगों की हेल्थ पर एडवर्स इम्पैक्ट डालता है। तो इस सिचुएशन में जीडीपी तो इंक्रीज़ हो रहा है, बट वेलफेयर रिड्यूस होगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इम्पोज अ बैन ऑन द कंजम्पशन ऑफ टबैको प्रोडक्ट। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट टबैको प्रोडक्ट और लिकर प्रोडक्ट पर बैन लगा देती है, इट विल ब्रिंग डाउन द प्रोडक्शन ऑफ टबैको एंड लिकर। इससे हमारा टबैको और लिकर का प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाएगा, जीडीपी भी डिक्रीज़ होगा, बट बैन की वजह से लोगों की हेल्थ इंक्रीज़ होगी, और इट विल आल्सो इंक्रीज़ द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो ये लिमिटेशंस हैं जिसको अच्छे से स्टडी कर लेंगे, और ये आज का लास्ट वीडियो है। थैंक यू वेरी मच।